दोस्तों, तो हम अपना अगला चैप्टर चालू करते हैं। जो यूपी पीसीएस, जो हमारे 5वें 6वें युद्ध कंपटीशन टाइम की जो बुक थी, उसका 5वां 6वां पेपर से संबंधित जो आंसर राइटिंग की एक मुख्य बुक थी, उसमें 5वें पेपर का टॉपिक नंबर 7 अब चालू हो जाएगा। टॉपिक नंबर 7 चालू हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं। टॉपिक नंबर 7, उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं। ठीक है, इसके बारे में एक एक इसमें इसमें कुल मिला के 8 क्वेश्चन है और इनको एक एक करके समझेंगे। किताब हमारी ये है, बहुत अच्छी बुक है और इसमें सारे क्वेश्चन विधिवार बढ़िया तरीके से दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं जो टॉपिक है, और उसका पहला क्वेश्चन जो चालू करते हैं वो क्या है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए चुनौतियां और उनके समाधान पर टिप्पणी कीजिए कि कौन कौन सी कानून व्यवस्था के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं और इनके समाधान हम कैसे कर सकते हैं, कैसे किया जा सकता है, सरकार ने क्या किया है, इसका मतलब ये है। तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारा इतनी बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, देश की सबसे बड़ी जनसंख्या यहीं पे निवास करती है, जनसंख्या घनत्व भी हमारे यहाँ का ज्यादा है। ऊपर से यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, इतनी ज्यादा विविधताएं होती है, इतनी ज्यादा जाति यहाँ पर है। जाति व्यवस्था यहाँ पर प्रगाढ़ है, मजबूत है यहाँ पर। ठीक है, राजनीतिक होती है, क्षेत्रीय दल छोटी छोटी बातों पर राजनीति करते हैं। ठीक है, विषमता, आर्थिक विषमता यहाँ पे मौजूद है, हमारे यहाँ पे औद्योगिकरण नहीं हो पाया। इन सभी कारणों से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के समक्ष कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के समक्ष, कानून व्यवस्था के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती, तो ये जो हमारा जो किताब में दिया हुआ है, केवल पुलिस प्रशासन पर ही फोकस किया है कि जो उत्तर है कि जो पुलिस प्रशासन है वही सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, उसमें राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो जाता है, राजनीतिक हस्तक्षेप स्थापित हो जाता है, इसलिए पुलिस प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। पुलिस बल पर्याप्त संख्या में नहीं है, इसलिए सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, और ये सारी चीजें, पुलिस का रवैया भी सही नहीं होता है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं हमारे यहाँ पे। तो इसकी वजह से ये सारी समस्याएं उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। लेकिन अगर देखेंगे कि पॉइंट हम समेटे हैं, कहीं से लेकर आए हैं, तो उन उसमें और अच्छी तरीके से बताया गया है। तो इस किताब के हिसाब से क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से संबंधित समस्याएं। तो हम समझ लेते हैं, जो हम बुक है तो उससे समझ लेते हैं कि क्या है उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले पॉइंट वाइज समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से संबंधित क्या समस्या है। तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से संबंधित क्या समस्या है। तो कानून व्यवस्था से संबंधित समस्याएं क्या है। सांप्रदायिक तनाव और दंगे हमारे यहाँ पे होते रहते हैं, आप देखते रहते होंगे, समय समय पर दंगे होते ही रहते हैं। छोटी बड़ी घटनाएं हो जाएंगी, कुछ भी हो जाएगी, दंगा हो जाएगा, कोई जुलूस निकल रहा है, कोई सोशल मीडिया पे कोई कर दिया, उसके आधार पर दंगा हो जाएगा। कानून व्यवस्था, राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाएगा। राजनेता जो होते हैं, राजनीतिक पार्टियों को लाभ पहुंचाने के लिए या अपने विशेष समुदाय से संबंधित, जिससे वे संबंधित होते हैं, जिनसे उनका वोट बैंक होता है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए पुलिस की कार्यवाही में हस्तक्षेप करते हैं और कार्यवाही ना करने के लिए, पक्षपात करने के लिए कहते हैं। तो राजनीतिक हस्तक्षेप भी एक बड़ी समस्या उत्पन्न करता है। फिर जातीय हिंसा, उत्तर प्रदेश जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद काफी कठोर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कई जातीय हिंसा की घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे कोई भूमि विवाद में देखने को मिलेंगे, आरक्षण संबंधी कोई मुद्दा होगा, उसमें ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे, उस समय देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे दलित और पिछड़ी जातियों के विरुद्ध अत्याचार होते दिखने के, ये भी एक समस्या खड़ी करता है। महिला सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती पेश करती है। हालांकि सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड, मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रम चालू किए हैं, लेकिन फिर भी आज देखा जाए तो कई जगह में उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं, छेड़छाड़, अपहरण, घरेलू हिंसा के मामले आते रहते हैं। लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जिनमें रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती। हमारे यहाँ अपराध दर ज्यादा है संगठित। हमारे यहाँ पे कई जिले ऐसे हैं, जैसे कि अगर बात करें प्रयागराज, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, मऊ, वाराणसी, इनमें क्या होता है कि माफिया गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। जैसे पुलिस वाले, राजनेता, अधिकारी, ये सारे लोग मिलकर अपराध करवाते हैं। ठीक है, अवैध हमारे यहाँ पे सारी चीजें ये चल रही हैं। संगठित अपराध जैसे लूट, हत्या, अपहरण, जमीन पर अवैध कब्जा, माफिया तंत्र, साइबर क्राइम की बढ़ती घटना, ये सारी चीजें। पुलिस बल में भी हमारे यहाँ पे समस्या है। ये उस बुक का, जो ये बुक हम पढ़ रहे हैं, उसका प्रधान टॉपिक है कि पुलिस बल में क्या क्या समस्या है। तो हमारे यहाँ पे कानून व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल रही, उसके लिए पुलिस बल भी
पुलिस बल की संख्या अपर्याप्त है। हमारे यहाँ पे जितनी संख्या में पुलिस बल होने चाहिए उतनी संख्या में नहीं है, तो इसलिए बड़ी जनसंख्या में होने वाली गतिविधियों को नहीं रोक पाते हैं। हमारे यहाँ प्रशिक्षण की कमी होती है, संसाधनों का अभाव। हमारे यहाँ जो पुलिस प्रशासन है उनके पास आधुनिक हथियार नहीं है, संसाधन नहीं है, भ्रष्टाचार भी शिकायतें आती रहती हैं। पुलिसकर्मी पर अत्यधिक भार होता है, उनको 24-24 घंटे काम करना पड़ता है, ये बड़ी समस्या होती है। न्याय संगत कार्यवाही प्रभावित होती है, यानी पुलिस बल में कई सारी समस्याएं हैं कि इनकी पुलिस बल की संख्या पर्याप्त नहीं है, प्रशिक्षण सही तरीके से इनको नहीं दिया जाता है, संसाधनों का अभाव है, भ्रष्टाचार की समस्याएं आती हैं, इनके ऊपर ओवरलोड है, कार्य का ओवरलोड है, ये सभी समस्याएं। अब न्यायपालिका में भी क्या समस्या है, कानून व्यवस्था में तो ये भी भूमिका निभाएगा ना कि न्याय में विलंब, वर्षों तक न्याय लंबित रहता है, मुकदमे की तारीख पे तारीख आती रहती है, जिससे अपराधियों को देर से सजा मिलती है और अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, ये बड़ी समस्या आती है। अब समझें कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार के लिए क्या-क्या किए जाने चाहिए, तो सुधार हेतु यही किए जाने चाहिए। सबसे पहले पुलिस बल के सुधार किए जाना चाहिए, ठीक है। सुधार हेतु क्या जाना चाहिए, जो पुलिस सुधार किया जाना चाहिए और तकनीकी सशक्तिकरण किया जाना चाहिए। पुलिस में क्या किया जाना चाहिए, भर्ती करना चाहिए, प्रशिक्षण उनको उचित प्रदान किया जाना चाहिए और उनको आधुनिक हथियार संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उनको कार्य के जो बोझ है उसको कम किया जाना चाहिए। जगह जगह पर सीसीटीवी लगाए जाने चाहिए, ड्रोन से सर्विलांसिंग की जानी चाहिए, साइबर लैब्स की स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है। पुलिस की भर्ती बढ़ाई जानी चाहिए, प्रशिक्षण को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए, मानवाधिकार साइबर अपराध की दिशा में उन्नत किया जाना चाहिए। पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए हमको क्या किया जाना चाहिए, होता क्या है, पुलिस वाले जाते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, कहीं कुछ वसूली, तो किया ये जाए कि हर पुलिस वाले के बॉडी में या वर्दी में एक कैमरा लगा दिया जाए। तो पुलिस के पारदर्शिता लाने के लिए हमको बॉडी कैमरा लगाना होगा, जीपीएस युक्त गश्ती प्रणाली को विकसित करना होगा, सोशल मीडिया के उपयोग को बढ़ावा देना होगा, उसमें निगरानी रखनी होगी, तभी हम कर सकते हैं। यानी पुलिस सुधार किए जाने चाहिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और तकनीकी सशक्तिकरण किया जाना चाहिए। जो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, यानी पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप किया जाता है, उसका रोका जाना चाहिए, ठीक है। तभी मामलों में निष्पक्ष और स्वतंत्र कार्यवाही सुनिश्चित हो सकेगी। दबाव मुक्त रखने के लिए, यानी राजनीति से पुलिस को दबाव मुक्त रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार 2006 में एक मुकदमा हुआ था, उसमें निर्देश दिए थे कि इनको पालन करना चाहिए कि जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। समुदाय आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। होता क्या है, कभी भी कोई सरकार एक कानून व्यवस्था तभी सही तरीके से बनाए रख सकती है जब वहाँ के लोकल जो स्थानीय स्तर के लोग होंगे, जो बड़े बड़े लोग होंगे, या कहें जो सम्मानित जन होंगे, जो वहाँ पे प्रभावशाली लोग होंगे, उनका जब तक सहयोग नहीं प्राप्त होगा, आम जनता ही जा करके वहाँ कोई गलत काम हो रहा है वो देखे, आपस में पुलिस कब तक आएगी, कितना आएगी, तो आम जनता की यानी समुदाय आधारित पुलिसिंग होना चाहिए, यानी जनता ही बढ़ चढ़कर प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, सरकार का सहयोग करे। स्थानीय स्तर पर जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि विश्वास निर्माण किया जाए। पुलिस और समुदायों के बीच में संवाद को बढ़ावा दिया जाए, अफवाहों और तनाव को पहले ही रोका जा सके। महिला और बाल सुरक्षा के विशेष उपयोग किए जाने चाहिए। हमको जो स्कूल होते हैं, कॉलेज, सार्वजनिक स्थल, यहाँ पे जैसे स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थल, यहाँ पर पुलिस का या तो गश्त किया जाना चाहिए या पुलिस वालों को ही तैनात कर दिया जाना चाहिए, जैसे अमेरिका वगैरह विकसित देशों में होता है। महिला हेल्पलाइन नंबर, फास्ट ट्रैक कोड बनाए जाने चाहिए, वन स्टॉप सेंटर जैसे उपायों को सशक्त किया जा सकता है। सामाजिक शिक्षा और जागरूकता, तो इस क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, ठीक है, उनको सतर्क किया जाना चाहिए। और शिक्षा में हमको संवैधानिक के मूलों, कानूनों और सामाजिक समरसता पर आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए। डिजिटल मीडिया पर निगरानी रखकर फेक न्यूज और अफवाहों पर लगाम लगाई जानी चाहिए। न्यायिक प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। हमारा जो न्यायिक प्रणाली है उसमें ई कोर्ट्स का चलन बढ़ाया जाना चाहिए, वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली, जैसे हमारा ग्राम न्यायालय होता है, परिवार न्यायालय होता है, ई कोर्ट होता है, ई सुनवाई होती है, ई फाइलिंग होती है, इनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि मामले का शीघ्र और त्वरित निपटान किया जाना चाहिए। लोक अदालत, ग्राम न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जाना चाहिए, ठीक है, ये सब किए जाना चाहिए। अब किताब में क्या दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है, हम देखिए पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या दिया हुआ है कानून व्यवस्था से संबंधित, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था के लिए चुनौतियां और उनके समाधान पर टिप्पणी कीजिए। तो ऊपर की भूमिका दिया है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कानून, हाँ,
कानून और व्यवस्था व प्रशासन हमेशा गंभीर विषय रहे। राज्य के संपूर्ण प्रशासन को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत 37 के अंतर्गत संचालित किया जाता है। अब पुलिस व लोक व्यवस्था, संविधान की जो पुलिस होता है वो लोक व्यवस्था 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषय होते हैं। उत्तर प्रदेश एक विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या वाला राज्य है, उसके कारण उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के समक्ष एक गंभीर चुनौती होती है। क्या चुनौतियां होती हैं? चुनौतियां निम्नलिखित, अतः इससे निम्नलिखित चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। क्या? पुलिस को जन सहयोग प्राप्त नहीं होता है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये एक बड़ी समस्या आती है, ठीक है। और कानून व्यवस्था के संबंध सामाजिक विद्वेष और वर्गीकरण। सामाजिक विद्वेष का मतलब है अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है, आर्थिक विषमता मौजूद है, जातिवाद बढ़ रहा है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, असहिष्णुता बढ़ रही है, ठीक है। इस वजह से पुलिस बलों की कमी भी एक बड़ी चुनौती पैदा कर रही है। तो पुलिस को जनता का सहयोग क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पुलिस का रवैया ऐसा होता है कि जनता सहयोग नहीं करती है। जनता ये सोचती है कि हम ही का न फंसा दे कहीं। तो पुलिस को जन सहयोग प्राप्त न होना पुलिस कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती होता है। आम जनता के सहयोग के बिना व्यवस्था बनाए रखना दुष्कर हो जाता है। इस कारण पुलिस का रवैया है, इसका कारण पुलिस का रवैया, जिसमें पुलिस ने जनता का सहयोगी होने का अपना दायित्व भुला दिया है। बढ़ते भ्रष्टाचार ने कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती पेश की है। भ्रष्टाचार आज आम जनजीवन का अंग बन चुका है, लोग इसको एक नॉर्मल मानने लगे हैं, ये एक बड़ी समस्या आती है। पुलिस निश्चित रूप से, पुलिस और कानून व्यवस्था भी इससे अछूते नहीं, यानी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हमारी पुलिस व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सामाजिक मान्यता बढ़ चुकी है। और उसके साथ साथ क्या है, कानून व्यवस्था के संदर्भ में जो जातिवाद है, ऊंच नीच की भेदभाव की भावना है, ठीक है, ये एक बड़ी समस्या, अमीर गरीब की भावना, अमीर गरीब का मुद्दा बढ़ रहा है। इसके अंतर्गत कानून व्यवस्था के मुद्दों पर राजनीतिकरण एक बड़ा मुद्दा होता है। राजनीतिक हस्तक्षेप, जैसे कि हमें पढ़ गया है, वर्ग विशेष के लाभ और हानि की नजर से कार्रवाई करना। जैसे किसी राजनीतिक दल का कोई वोटर बैंक होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ये हमको देखने को मिला था जब यादव बनाम ब्राह्मण हुआ था। तो उसमें यादव का जो घर था वो गिराने के लिए तुरंत पुलिस आ गई थी, और जो भी कार्यकर्ता आ रहे थे वो यादव के घर में नहीं जा रहे थे, ब्राह्मणों के घर में जा रहे थे। तो ये एक बड़ी चुनौती की, जातिवाद हमारे यहाँ पे चरम पर है। वरिष्ठ अधिकारियों का ढीला रवैया भी एक बड़ी चुनौती पेश करता है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो इन गंभीर चुनौतियों के समाधान करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए गए हैं, तो वो देखते हैं। हमको पुलिस सुधार करना ही होगा, ठीक है। एक सशक्त समाज ही लोकतांत्रिक पुलिस सुधार का क्रियाशील आधार हो सकता है। अर्थात यह आवश्यक है कि एक लोक कानून व्यवस्था का निर्माण हो, और इसके लिए नियुक्तियों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए, यानी पुलिस सुधार पर बल दिया जाए, नियुक्तियों में गुणवत्ता का ध्यान दिया जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, संसाधन उपलब्ध कराया जाए, कार्यभार कब दिया जाए, पुलिस सुधारों को तत्कालीन रूप से लागू किया जाए। साथ ही तबादला नीति, जो ट्रांसफर होता है, उसके लिए एक समिति का गठन किया जाए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निष्पक्ष राय दे सके, यानी पुलिस सुधारों के तहत किया जाए संसाधनों वो सब सारी। तबादला नीति पर भी एक समिति का गठन किया जाए। पुलिस बल में प्रक्रिया अनुसार जल्द से जल्द भर्ती की जाए, साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी के प्रति आगाह किया जाए। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कानून व्यवस्था मात्र प्रशासनिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक आर्थिक हितों से प्रभावित एक गंभीर चुनौती होती है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये अति आवश्यक है कि समाज व कानून के प्रहरियों सभी को मिलकर इसके लिए आगे आना होगा। तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में है, जो इसकी हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना और इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो सीधी सी बात, इसकी संरचना बतानी है कि इसमें अध्यक्ष कितने, सदस्य कितने, कार्यकाल कितना होता है, कैसे नियुक्ति होती है, कैसे हटाया जाता है, ठीक है। और तो ये होती है उसकी संरचना कि इसके अंग कितने हैं, उनका पदानुक्रम क्या है, कितने वर्ष, ये सारी चीजें। और कार्य का मतलब होता है ये क्या क्या करता है, इसका काम क्या 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 होता है। तो आप जानते होंगे, सीधी सी बात है कि इसका मुख्य काम होता है जो राज्य का जो प्रशासन होता है, ठीक है। जैसा कि नाम है लोक सेवा आयोग, सेवा आयोग होता है वो ए व बी ग्रुप की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें परीक्षा आयोजन करवाता है, ठीक है। और सरकार को सलाह भी देता है, विभिन्न मुद्दों पर सरकार को सलाह भी देता है। और जो रिपोर्ट होती है, वार्षिक रिपोर्ट होती है, वो सदन में देता है। तो सदन में उसको राज्यपाल उसको दोनों सदनों में रखते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, सलाह देता है, परामर्श देता है। जैसे कोई पदोन्नति से संबंधित कोई सरकार नियम बनाना चाहती
चाहती है, ट्रांसफर यानी स्थानांतरण से संबंधित कोई नियम बनाना चाहती है, उसमें सरकार को परामर्श देने का काम करता है। राज्यपाल कोई मुद्दा सौंपेगा, उससे संबंधित प्रावधान देने होते हैं। संविधान में कोई इसको प्रावधान दिया गया वो कार्य करता है, उसमें कार्य करने का काम करेगा। ठीक है, सरकार कोई काम देगी वो करने का काम करता है। तो ये होता है, और मुख्य काम इसका ये होता है कि राज्य का प्रशासन दक्षता पूर्वक चलाया जा सके, सूचिता पूर्वक चलाया जा सके। इसके लिए ए व बी ग्रुप की नौकरी के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराना इसका मुख्य कार्य होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं, अब पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया है। संघ लोक सेवा आयोग के समांतर, जैसे कि केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग होता है, उसी प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग के समांतर ही राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग होता है। संविधान के भाग 14वें में अनुच्छेद 315 से 323 में राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, शक्तियों और सदस्यों की नियुक्तियां व हटाने का उल्लेख किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 अप्रैल 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा इत्ते के तहत किया गया था। यानी जो यूपीपीएससी है उसका गठन हमारा 1937 में हुआ था, जो 1935 का भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 था उसके तहत। इसका मुख्यालय, ये सब संरचना में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1937 में हुआ था, 1935 के अधिनियम के तहत। इसका मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में है। वर्तमान में इसके एक अध्यक्ष और 8 सदस्य हैं। एक अध्यक्ष सहित कुल 8 सदस्य हैं, यानी 7 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति 6 साल या 62 वर्ष की उम्र के लिए होती है। ठीक है, तो ये सब संरचना में चल रहा है कि इसकी नियुक्ति कब हुई थी, इसका गठन किया गया था 1937 को। 1935 के नियम के तहत मुख्यालय प्रयागराज में है। एक अध्यक्ष सहित कुल 8 सदस्य हैं। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जो कार्यकाल होता है 6 साल का या 62 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो। कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग का सदस्य बन जाता है, पद धारण कर लेता है, वो पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। अब क्या होते हैं, राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है और राष्ट्रपति ही इसको हटाता। राष्ट्रपति जो होता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को उनके कदाचार के कारण हटा भी सकता है। कदाचार के कारण उनको उनके पद से हटा कर, यानी अगर बात करें जो नियुक्ति होती है, जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसके सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन जब हटाने की बात आती है तो राष्ट्रपति हटाता है। और राष्ट्रपति वो भी जो उच्च न्यायालय के जो भी जांच होती है, जो निष्कर्ष निकलता है, उसी के आधार पर इसको हटाया जा सकता है। जो जांच करने के बाद में रिपोर्ट फाइल होती है, उसमें जो भी सलाह दी जाती है उसी के अनुसार। तो राष्ट्रपति नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को उनके कदाचार के कारण हटा भी सकता है, परंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति इसे उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद उन्हें बर्खास्त करने या दी गई सलाह का समर्थन करता है। यानी या तो बर्खास्त करने का सलाह दे दिया गया सरकार द्वारा, या फिर कोई और सजा दी जाएगी, उसका पालन करेगा कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को हटा भी सकता है। संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य होती है। यानी जो उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच के बाद जो सलाह दी जाएगी उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। यदि हटाने का सलाह देगी तो हटा देंगे, यदि अन्य कोई विभागीय कार्यवाही करने के लिए कहेगा तो वो भी करेगा। जांच के दौरान क्या होता है? जांच के दौरान न्यायालय की जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को निलंबित भी कर सकता है। इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं? इसके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य होते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करना। ये मुख्य रूप से ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है, ताकि योग्य कर्मचारी मिल सके। तो इधर देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य की विभिन्न सेवाओं के लिए सूचिता पूर्व परीक्षा द्वारा कर्मचारियों का चयन करना होता है, जिससे राज्य के प्रशासनिक कार्यों को दक्षतापूर्ण ढंग से संचालित किया जा सके तथा राज्य के विकास को आगे बढ़ाया जा सके। ये क्या करता है? विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है, ताकि राज्य के प्रशासन को सूचितापूर्वक और दक्षतापूर्वक संचालन करने के लिए योग्य कर्मचारियों का चयन किया जा सके। ये विभिन्न मामलों में सरकार को परामर्श भी देता है, और राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को पास भेजता है, और राज्यपाल इसको विधानमंडल के दोनों की सदनों के समझ रखवाता है। तो परामर्श, पहली चीज परीक्षा आयोजित करना, दूसरी चीज सरकार को परामर्श देना विभिन्न मामलों में, और तीसरी चीज होती है अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, राज्यपाल इसे विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। परामर्श किन मामलों में देता है? कि भर्ती प्रणाली के संबंध में, भर्ती की प्रणाली, जैसे कोई असैनिक सेवा है या सैनिक सेवा है, ठीक है, इनमें भर्ती के मामले में भर्ती
प्रक्रिया के मामले में, यानी भर्ती की प्रणाली के संबंध में, विभिन्न प्रकार के सैनिक असैनिक पदों पर भर्ती के संबंध में, भर्ती प्रणाली के संबंध में सरकार को सलाह देता है। राज्य सरकार के अधीन जो भी कर्मचारी होते हैं उनके अनुशासन के संबंध में सरकार को सलाह देता है। कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के संबंध में परामर्श देता है। राज्यपाल द्वारा भेजे गए किसी अन्य मामले में भी सलाह देता है। अब देखते हैं हमने जो निकाला है पॉइंट वो देख लेते हैं कि क्या क्या सरकार करता है, यानी यूपीपीएससी के कार्य क्या होते हैं। तो यूपीपीएससी के कार्य होते हैं नियुक्तियों के लिए ए व बी ग्रुप के लिए नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजित कराना होता है, ये पहला पॉइंट होता है। सरकार को पदोन्नति, विभिन्न कर्मचारी जो होते हैं ए व बी ग्रुप के कर्मचारी होते हैं उनकी पदोन्नति, स्थानांतरण और सेवा शर्तों के मामले में सरकार को परामर्श देना होता है, ये महत्वपूर्ण काम होता है। भर्ती प्रक्रिया का आयोजन कराना, योग्य कर्मचारियों का चयन करना, फिर उनकी पदोन्नति, स्थानांतरण, सेवा शर्तों के मामलों में भी क्या होनी चाहिए, इसके मामले में सरकार को परामर्श देता है। अगर राज्य सरकार द्वारा कोई संदर्भित कर्मचारी है कि राज्य सरकार का रहे, इस जो कर्मचारी है ये कर्मचारी है इनके समय अनुशासनात्मक कार्यवाही किया है, ये कर्मचारी कोई गलत काम किया है, तो राज्य जो यूपीपीएससी होगा ये बताएगा कि इतना किया जा सकता है, इतनी सजा दी जा सकती है, यानी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराना और सारे। यदि राज्य सरकार सेवा नियमों में कोई संशोधन करना चाहती है, जो यही अधिकारी नियुक्त होकर आए हैं इनके सेवा नियमों में राज्य सरकार कोई संशोधन करना चाहती है मान लीजिए, तो वो आयोग की सलाह लेना आवश्यक होता है। यानी यही जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं या अधिकारी नियुक्त हुए हैं इनकी सेवा नियमों में कोई संशोधन करना चाहती है तो आयोग की सलाह लेना आवश्यक होता है। ये क्या करता है, भर्ती प्रक्रिया में जो आरक्षण नीति होती है चाहे SC ST OBC EWS के लिए, उसके उचित पालन की निगरानी करता है कि सही तरीके से इसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीजें होती हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। हमारा अगला जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में महाधिवक्ता की नियुक्ति और उसके कार्यों की व्याख्या कीजिए। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो राज्य में होता है महाधिवक्ता और केंद्र में होता है महान्यायवादी। तो महाधिवक्ता या महान्यायवादी, इसको ठीक उस तरह से समझिए जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा, मूवियों में एक बहुत अमीर आदमी होता है, बहुत बड़ा व्यापारी होता है, तो उसको केस समय समय पर उसका एक वकील अपने अंडर में रखता है, ठीक है, कि अगर कोई मामला हो जाएगा, इतना बड़ा व्यापार उसका फैला हुआ है, जैसे आप ही मान लीजिए कोई अमीर आदमी, बहुत बड़ा, पिक्चरों में देखे होंगे कि बहुत बड़ा अधिकारी होता है तो वकील की एक फौज रखता है या फिर एक वकील रखता है, ताकि कोई भी अगर कानूनी पचड़ा फंसे तो उसको वो बचा ले। सेम इसी तरीके से होता है, सरकार का प्रतिनिधि उस अमीर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अमीर सरकार का किस तरफ से लड़ता है, क्योंकि सरकार के पास, जैसे अमीर व्यक्ति के पास तो इतना बिजी होता है कि उसके पास तो टाइम होता नहीं, वो अपने बिजनेस का काम देखता रहता है, सारी चीजें देखता रहता है। तो महान्यायवादी इसी तरह होता है कि वो सरकार का वकील होता है, सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। तो सरकार के खिलाफ जब कोई केस आएगा तो न्यायालय में जाएगा, सुनवाई करेगा, न्यायालय में सरकार की तरफ से पेश होगा कि भाई बताओ, कोई केस कर दिया सरकार के ऊपर ही कि सरकार ये योजना सही तरीके से नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार करके रखी है, इसमें कानूनी, इसमें देखिए ये संविधान के प्रावधान का पालन नहीं किया गया है, तो ये दिखाएगा कि देखो, सिद्ध करके लाएगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये क्या कहते हैं तुम गलत कह रहे हो, तो उसको साबित करेगा। तो सरकार अपना एक हिसाब से प्राइवेट वकील रखती है, इसीलिए इसको कहते हैं कि कोई सरकारी पद नहीं होता, ये प्राइवेट पद होता है। और इसमें जो वेतन भत्ते वगैरह तय होते हैं राज्यपाल तय करता है कि कितना मिलेगा, और इसका पद टेन्योर भी फिक्स नहीं होता है। सरकार जब तक होती है ये अपने पद पर रहता है, राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत बना रहता है। जैसे ही सरकार चेंज हो जाती है, सरकार का मन चेंज हो जाता है, इसको बदल दिया जाता है। तो इसी प्रकार से इसको होता है। सरकार को किसी विधिक मामलों में ये परामर्श भी देता है। जैसे राज्यपाल कोई मामला दे दिया कि भाई, सरकार ही कहेगी ना, राज्यपाल से कोई मामला कहेगी तो ये प्रक्रिया होती है केवल ऑफिशियल, लेकिन जो भी राज्यपाल इससे परामर्श मांगते हैं या फिर क्या कहते हैं, राज्यपाल कोई काम देता है वो सरकार देती है। तो सरकार जो भी काम देती है या कहें बात कहती है तो उसमें सरकार को परामर्श देता है कि देखिए सरकार, देखिए सर, इसमें ये कानूनी दांव फंस रहा है, यहाँ पे मत कीजिए, ये वाला कीजिए। तो ऐसे करके सरकार को सहायता देता है, सलाह देता है। और सरकार ने क्योंकि नियुक्त किया है तो सरकार के विरुद्ध थोड़ी कभी लड़ सकता है, तो इसीलिए कहते हैं कि सरकार के विरुद्ध कभी भी कोई केस नहीं लड़ सकता। या फिर सरकार, अगर कोई निजी व्यक्ति है वो अपना, अगर इसको अधिकारी नियुक्त कर दिया तो इसकी अनुमति के बिना सरकार कहेगी कि हमारी अनुमति के बिना आप कहीं पे किसी का आपराधिक वगैरह कानून नहीं लड़ सकते, केस नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो चलिए देखते हैं किताब में क्या दिया है।
राज्यों को विधिक सलाह देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता नामक यानी राज्य सरकार को विधिक सहायता देने के लिए, सलाह देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता नामक अधिकारी का प्रावधान किया गया है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। राज्यपाल इसकी योग्यता क्या होती है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता के पद पर राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो, उसे संबंधित राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। इसके लिए योग्यताएं क्या होती हैं कि राज्यपाल किस व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होती है, वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने का नियुक्ति रखने की योग्यता रखता हो। ठीक है, क्या योग्यता है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 10 वर्ष तक या तो कोई न्यायिक पद धारण कर चुका हो या 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में काम किया हो। यानी या तो जो कम से कम जो न्यायिक पद 10 सालों तक कोई जज रहा हो, छोटा मोटा जज रहा हो कहीं पे, उसको नियुक्त किया जा सकता है, या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। इसका कार्यकाल क्या होता है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यह अपना पद धारण करता है, उसकी पदावधि अर्थात निर्धारित नहीं होती है। वह ऐसा पारिश्रमिक, ऐसा वेतन प्राप्त करता है जो राज्यपाल उसके द्वारा निर्धारित करता है। राज्यपाल महाधिवक्ता का प्रमुख कार्य विधि संबंधी ऐसे सब विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देना होता है जिन पर राज्यपाल उसे परामर्श मांगता है। इसके अतिरिक्त कानून से संबंधित उन सब कार्यों को करना होता है जो राज्यपाल समय समय पर उसे सौंपे, जिसे पूरा करने का दायित्व संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा उसे दिया गया। तो महाधिवक्ता का काम क्या होता है, विधि संबंधी कोई मामले होते हैं, कोई विषय होते हैं, राज्य सरकार उससे मांगता है कि परामर्श इसमें क्या किया जाना चाहिए, तो वो परामर्श देता है, या राज्य सरकार कोई काम सौंपता है, वो करना होता है कि जाओ ये केस देख के आओ क्या चल रहा है, या संविधान द्वारा या किसी अन्य विधि द्वारा कोई कार्य सौंपे गए हैं वो करता है। वही महाधिवक्ता को विशेषाधिकार देता है अपने कर्तव्यों के पालन के संदर्भ में क्या काम करता है। वही महाधिवक्ता को यह विशेषाधिकार प्राप्त होता है कि वह राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, परंतु इसे राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार होता है। यानी अपने जो भी इसको कार्य जिसके लिए इसको रखा गया है उसके लिए इसको कुछ पावर भी तो दी जाएंगी, तो वही शक्तियां होती हैं कि इसको विशेषाधिकार प्राप्त होता है कि विधानमंडल की किसी भी सदन में जा सकता है, बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, सुन सकता है। तभी तो सरकार के बढ़िया सरकार का विधिक अधिकारी बन पाएगा जब सरकार के कामों को समझ पाएगा। तो किसी भी विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, मतदान नहीं कर सकता है। इसे राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार होता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार के विरुद्ध न्यायालय में आने वाले मामलों में राज्य सरकार की ओर से अपना पक्ष रखता है। यानी समझिए राज्य सरकार के खिलाफ कोई न्यायालय में कोई मुकदमा आता है तो उसमें सरकार की ओर से सरकार का पक्ष रखता है। यह स्वतंत्र रूप से गैर सरकारी मुकदमा भी लड़ सकता है, क्योंकि ये सरकार का तो ये अधिकारी होता नहीं, तो यह क्या कर सकता है, स्वतंत्र रूप से भी कोई मुकदमा लड़ सकता है जो सरकार से संबंधित नहीं है, गैर सरकारी मुकदमा। लेकिन जिन मामलों पर वह सरकार को सलाह दिया है उन मामलों में सरकार के विरुद्ध नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन क्योंकि सरकार का अधिकारी इसलिए सरकार के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। इसके साथ साथ राज्य सरकार की अनुमति से बिना किसी आपराधिक, यानी राज्य सरकार अगर अनुमति नहीं देता तो किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त के पक्ष से न्यायालय में नहीं खड़ा हो सकता है। ठीक है, और ना ही किसी निजी कंपनी के निदेशक का पद धारण कर सकता है। अतः कहा जा सकता है कि राज्य के कानूनी सलाहकार के रूप में महाधिवक्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो अगला हमारा क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र और उसकी शक्तियों की विवेचना कीजिए। तो हाई कोर्ट के बारे में है, उसके न्याय क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है और उसकी शक्तियों के बारे में पूछता है कि इसके पावर्स क्या क्या होते हैं और इसका अधिकार क्षेत्र क्या क्या होता है। तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एकीकृत न्यायपालिका है, अर्थात जैसे केंद्र में संघीय व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ पे न्यायपालिका में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। जो भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डिसीजन दिया जाएगा, वो जितनी भी न्यायालय हैं, जैसे हाई कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट के नीचे जितनी भी जिला कोर्ट हो गई, उनके लिए मान्य होगा। इसी प्रकार से हाई कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो सभी उसके लिए राज्य के अधीन जितने भी न्यायालय होंगे या देश के अधीन जितने भी न्यायालय होंगे इनके लिए लागू होगा। ठीक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय वही होता है, उसी की बात मानी जाती है। तो न्याय क्षेत्र का होता है, तो कुछ मामलों में न्याय क्षेत्र का मतलब होता है किन किन मामलों में ये न्याय दे सकता है। तो राज्य के अधीन ज्यादातर मामले होते हैं जिनमें वो न्याय देने का काम कर सकता है। कुछ अधिकार होते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार होते हैं, जहां पर न्यायालय किसी जो अधीनस्थ न्यायालय होती हैं उनके हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करता, यानी वो
कोई जैसे मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई व्यक्ति सीधे सीधे उच्च न्यायालय जा सकता है, ठीक है। किसी रिट अधिकारिता उसी के अधीन होता है, यानी मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय रिट को दायर कर सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कई जैसे अभिलेख न्यायालय होता है, ये न्याय क्षेत्र होते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं, उच्चतम न्यायालय का या उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र उसकी शक्तियों की विवेचना करता है। तो सीधा सा क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय को भी व्यापक शक्तियां दी गई हैं। राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय यही होता है, नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक होता है और इसके पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। उच्च न्यायालय के कार्य और उसके गठन से संबंधित विषय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक भाग 6 में वर्णित है। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र क्या क्या होते हैं, जैसे अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय होते हैं उनके द्वारा कोई मुकदमा सुनाया गया है और किसी व्यक्ति को है कि हम इसके मामले के खिलाफ अपील करेंगे तो पहले हाई कोर्ट में जाएगा। पर्यवेक्षी अधिकार होता है, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार होता है, यानी जो इसके अधीन जो हाई सुप्रीम कोर्ट आता है वो हाई कोर्ट पर न्यायिक नियंत्रण रखता है, न्यायिक निर्देश दे सकता है कि आप जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ले लेगा, जो भी निर्णय दे देगा, वो इसके लिए हाई कोर्ट के लिए भी मान्य होंगे। लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण सर्वोच्च हाई कोर्ट स्वयं करते हैं, यानी अपने प्रशासन की नियुक्ति स्वयं करते हैं। लेकिन जो उच्च न्यायालय होता है उसके अधीन जितनी भी न्यायालय आती हैं, चाहे सत्र न्यायालय हो, चाहे जिला न्यायालय हो, जिला जज हो, इनके कर्मचारियों की भी नियुक्ति यही करता है और ऊपर से ऊपर जो भी न्यायिक संबंधी कार्य होते हैं उनमें भी नियंत्रण का काम करता है, ठीक है। तो न्यायिक मामले में भी और प्रशासनिक मामले में, दोनों मामलों में भी नियंत्रण रखता है। अभिलेख न्यायालय होता है, अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि इसके अधीनस्थ जितनी भी न्यायालय आती हैं, ठीक है, उनके लिए इसके जो भी डिसीजन होते हैं वो नजीर के रूप में काम करते हैं, अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं और उसी के अधीन उसके विरोध में जाकर कोई अधीनस्थ न्यायालय निर्णय नहीं दे सकती है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार होता है, यानी किसी भी कानून, ठीक है, कोई विधि, उसके संविधान से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न आता है तो न्यायिक समीक्षा कर सकती है कि ये संविधान के मूल भावना के अनुरूप है कि नहीं है, ठीक है। रिट अधिकारिता इसी प्रकार से होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। वर्तमान में उच्च न्यायालय को निम्नलिखित न्यायिक क्षेत्र और शक्तियां प्राप्त हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि उच्च न्यायालय की विवादों की प्रथम दृष्टया सुनवाई सीधे न कि अपील के जरिए करने का अधिकार होता है, यानी कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें उच्च न्यायालय को सीधे सुनवाई करने का अधिकार होता है। जैसे मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर कोई व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय जा सकता है। रिट क्षेत्राधिकार क्या होता है, उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अनन्य न होकर उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार 25 के तहत समवर्ती होता है, यानी रिट जारी करने का अधिकार अनन्य नहीं है हाई कोर्ट का, यानी केवल ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट ही केवल रिट जारी करने का अधिकार रखता है, सुप्रीम कोर्ट भी रखता है। इसका तात्पर्य होता है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो पीड़ित व्यक्ति का अधिकार होता है कि वह या तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय सीधे जा सकता है। यानी रिट क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, रिट क्षेत्राधिकार। रिट क्षेत्राधिकार होता है कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर कोई व्यक्ति अगर हाई कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट आता है तो रिट जारी कर सकता है। अपीली क्षेत्र अधिकार का मतलब होता है जितनी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को अपील के माध्यम से यहाँ पर चुनौती दी जा सकती है। सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। यानी अपील क्षेत्र अधिकार होता है कि जितनी भी हाई कोर्ट के अधीन अधीनस्थ न्यायालय होती हैं उनके मामलों के विरुद्ध यहाँ पर अपील की जा सकती है। पर्यवेक्षी क्षेत्र अधिकार क्या होता है, पर्यवेक्षण का। उच्च न्यायालय को इस बात का भी अधिकार होता है कि वे अपने क्षेत्राधिकार के आने वाले सभी न्यायालयों व सहायक न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नजर रखे, सिवाय सैन्य न्यायालय और अभिकरणों के। जैसे कोई सैन्य न्यायालय होता है तो उसके मामलों से संबंधित ये नहीं रखता उनका, क्योंकि उनका अलग ही मामला चलता है सेना में अनुशासन वगैरह बनाए रखने के लिए, तो वो इनके नियंत्रण में नहीं रखते। लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी सभी न्यायालय होते हैं, सहायक न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं, ये सभी इसी के पर्यवेक्षण में रहते हैं, पर्यवेक्षण करने का अधिकार करता है और इसकी पर्यवेक्षण के मामले में शक्तियां बहुत व्यापक होती हैं। अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण भी रखता है। अधीनस्थ न्यायालयों पर एक उच्च एवं पर्यवेक्षी अधिकारों के अलावा, यानी पर्यवेक्षण का अधिकार तो रखता है, जो न्यायिक अधिकार रखता है कि इनका डिसीजन किसी हमारे निर्णय के खिलाफ तो नहीं जा रहा है, उसी प्रकार से प्रशासनिक नियंत्रण और अन्य शक्तियां भी रखता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती, पदोन्नति व्यक्ति की राज्य न्यायिक सेवा में राज्यपाल इसी से परामर्श लेता है। यानी अगर जो जिला न्यायाधीश होते हैं या अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनमें नियुक्ति होती है, तैनाती होती है, पदोन्नति होता है, ट्रांसफर होता है, ये जो
हाई कोर्ट होता है उसी के परामर्श से राज्यपाल करता तो राज्यपाल है, लेकिन हाई कोर्ट का परामर्श लेता। अभिलेख न्यायालय क्या होते हैं कि हाई कोर्ट के निर्णयों को शाश्वत स्मृति और परिसाक्ष्य के रूप में रखा जाता है, और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यवाही के समय इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। यानी जो अभिलेख न्यायालय होता है, हाई कोर्ट या कहें उच्च उच्च न्यायालय, एक अभिलेखी न्यायालय के रूप में होता है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट अभिलेखी न्यायालय होता है, इसको इसका अगर कोई अवमानना करता है तो दंड देने का अधिकार होता है, और इसके निर्णय रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं। और जो भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनमें निर्णय दिया जाता है, वो इन्हीं के आधार पर दिया जाता है, जो हाई कोर्ट का डिसीजन होता है, और प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का मतलब क्या होता है? उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 13 और 226, जो अगला हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है वो उच्च न्यायालय के बारे में है। इसके न्याय क्षेत्र तथा इसकी शक्तियों की विवेचना कीजिए। यानी पूछ रहा है उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र तथा उसकी शक्तियों पर बताइए। तो हम जानते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है वो देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, उसी प्रकार से राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय होता है। जो उच्च न्यायालय होता है न्यायिक मामले में उच्च न्यायालय के अधीन हाई कोर्ट होता है, लेकिन प्रशासन के मामले में हाई कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के अधीन नहीं होता है। वो अपना प्रशासन, अपने कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करता है। लेकिन जो उच्च न्यायालय के अधीन जितने भी जो राज्य के अन्य न्यायालय आते हैं, जैसे जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, ग्राम न्यायालय, ये सारे न्यायालय आते हैं, तो प्रशासनिक नियंत्रण में भी होते हैं और न्यायिक नियंत्रण में भी होते हैं। अर्थात इनके द्वारा दिए गए डिसीजन, यानी जो हाई कोर्ट द्वारा जो डिसीजन दिया जाएगा, जो निर्णय दिया जाएगा, वो इनके लिए नजीर होगा, और ये जो उदाहरण होगा, और इसके विरुद्ध ये नहीं जा सकते हैं। जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे उसी के अनुसार ही निर्णय करेंगे, प्रश्न चिन्ह उस पर नहीं उठा सकते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि जो हाई कोर्ट होता है उसके कुछ प्रारंभिक अधिकारिता होती है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कुछ ऐसे मामले होते हैं जो अधीनस्थ न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय नहीं सुन सकते, उन पर सीधा सुनवाई करने का अधिकार हाई कोर्ट को होता है। उसी प्रकार से कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन पर सुनवाई करने का अधिकार सीधा का सीधा किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो राज्य के मामले में, तो राज्य के मामले में जो हाई कोर्ट होता है उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे जो लोअर कोर्ट होते हैं उनमें ना जाकर के सीधे हाई कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, और इसी प्रकार से अन्य होते हैं। तो चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, आसान है, इसको समझा जा सकता है। तो उच्च न्यायालय की तरह ही उच्चतम न्यायालय, जैसे सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरह उच्च न्यायालय को भी व्यापक शक्तियां दी गई हैं। राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय ही होता है। नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक होता है और इसके पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के कार्य एवं उसके गठन से संबंधित विषय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक संविधान के भाग 6 में वर्णित है। इसका न्याय कार्य क्षेत्र क्या होता है? अपीली क्षेत्राधिकार होता है। जो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय से कोई असंतुष्ट होता है तो वह हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। पर्यवेक्षी अधिकार क्या होता है? न्यायिक मामलों में जो भी हाई कोर्ट होते हैं, जो भी हाई कोर्ट के अधीन न्यायालय होते हैं, जैसे जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, ग्राम न्यायालय, तो उनके न्यायिक मामलों में पर्यवेक्षण का काम करता है कि ये कहीं हमारे निर्णय के विरुद्ध तो निर्णय नहीं दे देते। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण भी रखता है, तो प्रशासनिक नियंत्रण भी रखता है और न्यायिक नियंत्रण भी रखता है। इनके प्रशासन में जो भी नियुक्तियां होती है, पदोन्नतियां होती हैं, स्थानांतरण होते हैं, वो जरूर करता है राज्यपाल, लेकिन वो जो हाई कोर्ट होता है उसके परामर्श पर भी करता है। ये जो हाई कोर्ट होता है एक अभिलेख न्यायालय होता है। यानी इसको एक चीज होती है कि इसका अगर कोई अवमानना करता है तो उसको दंड देने का अधिकार रखता है हाई कोर्ट, और इसके जो निर्णय होते हैं वो अभिलेख के रूप में, यानी रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं, और जो अधीनस्थ न्यायालय होती हैं इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकती हैं, और जो भी डिसीजन देगी, निर्णय देंगी, ठीक है, मुकदमे की सुनवाई करेंगे, वो इसी को आधार बना के करेंगे। न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है, कोई संविधान से संबंधित कोई विधि है, राज्य सरकार का कोई कानून है, तो उनकी समीक्षा कर सकती है कि ये संविधान के कानून के प्रावधानों के अनुसार है या नहीं। मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर रिट भी जारी कर सकती हैं। तो इस प्रकार से हम समझने की कोशिश करते हैं इसके न्यायिक क्षेत्र और शक्तियों के बारे में। वर्तमान में उच्च न्यायालयों को निम्नलिखित न्यायिक क्षेत्र व शक्तियां प्राप्त होते हैं। एक होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, रिट क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण होता है, इसका अभिलेख न्यायालय होता है, न्यायिक पुनर्विलोकन की इसके पास शक्ति होती है। तो चलिए एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे मामले होते हैं, इसका
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इसके पास होता है। इसका अर्थ ये होता है कि उच्च न्यायालय की विवादों की प्रथम दृष्टया सुनवाई सीधे उच्च उच्च न्यायालय में होगी, ना कि अपील करने का अधिकार अन्य जगह में होगा। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें सुनवाई करने का अधिकार सीधे हाई कोर्ट का होता है, अधीनस्थ न्यायालयों के पास नहीं होता है, जैसे मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर। रिट अधिकार का मतलब क्या होता है? तो रिट अधिकार जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर रिट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, उसी प्रकार से हाई कोर्ट भी ऐसा कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट के जो अधिकार होते हैं वो व्यापक होते हैं, यानी किसी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अनन्य न्याय होकर उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के ही समवर्ती होता है, यानी उच्च न्यायालय भी उच्चतम न्यायालय भी दोनों रिट जारी कर सकते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो पीड़ित व्यक्ति का अधिकार होता है कि वह या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकता है। अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को अपील के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। कोई लोअर कोर्ट है, जिला कोर्ट है और कोई निर्णय दिया, किसी को पसंद नहीं है, चुनौती देना चाहता तो सीधे हाई कोर्ट जा सकता है। यह व्यवस्था सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में दिए गए निर्णयों के विरुद्ध होती है। पर्यवेक्षी अधिकार का मतलब क्या होता है? उच्च न्यायालय को इस बात का अधिकार होता है कि वो अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों व सहायक न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नजर रखे। यानी जो भी न्यायिक मामलों के संबंध में जितने भी अधीनस्थ न्यायालय या सहायक न्यायालय आते हैं उनके क्रियाकलापों पर नजर रखता है। पर्यवेक्षण के मामलों में उच्च न्यायालय की शक्तियां बहुत व्यापक होती हैं। ये सैन्य न्यायालय और अभिकरणों को पर्यवेक्षण नहीं करता है। ठीक है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण क्या होता है कि प्रशासनिक नियंत्रण भी रखता है। ठीक है। प्रशासनिक नियंत्रण और अन्य शक्तियां इसके पास रखती हैं, यानी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, तैनाती होती है, पदोन्नति होती है व्यक्ति की, राज्य न्यायिक सेवा में राज्यपाल इससे परामर्श करता है। यानी जो कर्मचारियों की नियुक्ति होती है वो भी यही करता है, नियंत्रण रखता है, और न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण से संबंधित मामलों में राज्यपाल को परामर्श देता है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या होता है कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है। इसके निर्णयों को शाश्वत स्मृति एवं परिसाक्ष्य के रूप में रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारी के समय कार्यवाही के समय जो अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यवाही के समय इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति होती है कि उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 13 और 226 के तहत राज्य एवं केंद्र सरकार के विधिक एवं शासकीय आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण करने का अधिकार ये होता है। यानी 13 के तहत ये कहा गया है कि कोई भी, अनुच्छेद 13 में तो सीधी सी बात कहा गया कि कोई भी जो मूल अधिकारों का कम करेगा या मूल अधिकारियों के विरुद्ध होगा उसको शून्य घोषित किया जा सकता है। तो उसी देखता है कि मूल अधिकारों, कोई राज्य सरकार कोई कानून बना है, केंद्र सरकार कोई कानून बना है तो वो मूल अधिकारों के विरुद्ध में तो नहीं है। अनुच्छेद 226 के तहत इसको न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और 13 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। अतः स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र को संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है, जिससे किसी प्रकार के टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो। सभी उच्च न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र में अपनी शक्तियों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सके। जो अगला हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है वो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को बताइए और इसकी स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए। तो 2 पॉइंट पूछ रहा है, एक न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित क्या प्रावधान है और दूसरी है न्यायपालिका की जो उच्च न्यायालय होता है उसकी स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधानों को वर्णन करना। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो चलिए आसान प्रश्न इसको पढ़ लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 217 के तहत। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है, जैसे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है तो राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है उससे और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है, फिर करता है। ठीक है। और अन्य न्यायाधीश, जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं, हाई कोर्ट में जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही होगी तो मुख्य न्यायाधीश तो है नहीं, तो केवल राज्यपाल से परामर्श कर लेगा और राज्यपाल से परामर्श कर लेगा और नियुक्ति कर देगा। ठीक है। राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा और राज्यपाल होगा संबंधित राज्य का, उससे परामर्श कर लेगा। लेकिन जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो चुकी होगी, अन्य न्यायाधीशों की मामले आएगा तो राष्ट्रपति जो होगा CJI से यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करेगा, राज्यपाल से करेगा और संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करेगा। ठीक है।
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। जब दो या दो से अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय में नियुक्ति की बात आती है तो राष्ट्रपति क्या करता है, संबंधित राज्यों के राज्यपालों से भी परामर्श करता है। अब आते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया में ये स्थापित कैसे हुआ था। तो एक हुआ था द्वितीय न्यायाधीश मामला, एक हुआ था तीसरा न्यायाधीश मामला। द्वितीय न्यायाधीश मामला जो कि 1993 में हुआ था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है जब तक कि वह राय के अनुरूप न हो। यहीं से नियुक्ति प्रक्रिया तय होगी कि द्वितीय न्यायाधीश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, द्वितीय न्यायाधीश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि किसी उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वह राय के अनुरूप न हो। और तीसरे न्यायाधीश मामले में क्या कहेगा, तीसरे न्यायाधीश मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। इस प्रकार अकेले मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, इसकी राय परामर्श प्रक्रिया इससे पूरी नहीं होगी। यानी द्वितीय न्यायाधीश मामले में यह कहा गया कि न्यायाधीश की नियुक्ति, हाई कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि वह राय के अनुरूप न हो। फिर तीसरा न्यायाधीश मामला 1998 में हुआ, उसमें कहा कि न्यायाधीश की नियुक्ति करने में सीजीआई को दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से भी परामर्श करना होगा, उनके बिना परामर्श की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। उनकी नियुक्ति से संबंधित सरकार ने भी प्रयास किया था, क्योंकि भ्रष्टाचार न्यायपालिका में आज हम देख रहे हैं बहुत है, अनेक अन्य समस्याएं हैं, न्याय में देरी है, तो इसको दूर करने के लिए सरकार ने भी प्रयास किया था और 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में पारित किया था, जिसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम पारित किया था और इसके तहत एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन करने की बात कही थी, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कार्यरत जो वर्तमान में कोलिजियम सिस्टम है, उसके स्थान पर एक नया निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठित करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, हालांकि 2015 में जब सर्वोच्च न्यायालय ने इसको, जो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम था और एनजेसी एक्ट जो था, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया और फिर से पुराना कोलिजियम सिस्टम लागू कर दिया। और इसमें दलील यह दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें कार्यपालिका द्वारा या सरकार द्वारा न्यायपालिका के मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है और यह शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांतों के खिलाफ है। अब हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, जो प्रश्न का दूसरा भाग था, ठीक है, प्रश्न का दूसरा भाग तक क्या था कि स्वतंत्रता, इसकी स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो जानते हैं कि न्यायपालिका चूंकि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के तहत कोई भी न्यायालय, कोई भी जो न्यायाधीश होगा वो स्वतंत्र होकर निर्णय, निष्पक्ष होकर निर्णय तभी दे सकता है जब वो दबाव ना हो, कोई अन्य कार्य ना हो। तो उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता कैसे हो सकती है, जब हम जानते हैं कि जो हाई कोर्ट है या भी कोई भी कोर्ट हो, उसकी स्वतंत्रता बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इनके ऊपर किसी तरीके का दबाव होगा न्यायाधीशों के ऊपर, तो ये स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं दे पाएंगे। और स्वतंत्रता तभी आएगी जब इनको कार्यकाल की सुरक्षा हो, यानी जितने समय के लिए नियुक्त किए जा रहे हैं, बीच में इनको कोई ये ना कहे कि तुमको हटाया दिया जा रहा है। ठीक है, इनको कार्यकाल के बाद कोई लालच ना दे पाए कि हमको इस पार्टी में इसका डायरेक्टर नियुक्त किया जा रहा है, इस कंपनी का हम ये नियुक्त कर देंगे, ये ना होना चाहिए। इनके पास जो वेतन है वो संचित निधि से भारित कर देना चाहिए, कि अगर ये नहीं कि नेता कोई कह दे, कोई पार्टी कह दे कि बेटा ठीक है तुम हमारे पक्ष में नहीं दे रहे हो, अब तुम्हारा हम क्या करेंगे, वेतन ही काट देंगे, अब आपातकाल लगा के, ये करके वो करके। तो ऐसा होता है कि इनको स्वतंत्रता प्रदान की जाती है सभी तरीके की, ताकि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय दे सके। उसके लिए क्या किया जाता है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए इसकी नियुक्ति की एक पृथक व्यवस्था की गई है, जिसमें न्यायाधीश ही शामिल होते हैं। यानी कार्यपालिका से या राजनीतिक व्यवस्था से इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया को मुक्त करने के लिए कोलेजियम व्यवस्था अपनाई गई थी, जिसमें न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इनको कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। निश्चित सेवा शर्तें होती है, जो भी इनका वेतन भत्ता होता है उसमें कार्यकाल के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संचित निधि पर भारित व्यय होता है, यानी इनका जो भी वेतन भत्ते होते हैं वगैरह, वो संचित निधि पर भारित होते हैं, कि ये ना हो कि सरकार किसी वजह से इसको रोक ले। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, कि उसी न्यायालय में आप वकालत नहीं कर सकते हैं जहां पे आप न्यायाधीश बनकर आए। अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति होती है। मान लो ऐसे कोई अगर इसकी रोक नहीं लगाया जाएगा तो इन्हीं के बारे में, न्यायाधीशों के मामले में गलत गलत बातें उठाने लगेंगे, मीडिया प्रचार दुष्प्रचार करने लगेगा। मीडिया तो जानते हो क्या है,
तो इसके लिए इनको अपनी अवमानना पर, यदि इनका कोई अपमान करता है, ठीक है, तो उस पर दंड देने की इनके पास शक्ति होती है। इसके न्यायिक क्षेत्र में कहा जाता है कि कटौती नहीं की जा सकती है, ठीक है, वो मूल ढांचा है। कार्यपालिका से इसका पृथक्करण कर दिया गया है, और साथ ही साथ ये अपने कर्मचारियों की नियुक्त करने के लिए भी स्वतंत्र होता है। तो इसके अंतर्गत जितने भी आरओ, एआरओ, कर्मलिपिक होते हैं, टंकाकार होते हैं, जितने भी होते हैं, उनकी नियुक्ति ये स्वयं करता है। अब मान लो सरकार है, वो नियुक्ति ही ना करे तो दबाव में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसको विस्तार दिया गया है इन्हीं पॉइंटों का। क्या कहा गया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती। देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करता है, लेकिन राष्ट्रपति केवल अकेले नहीं करता, वो परामर्श से करता है। लेकिन राष्ट्रपति यह नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद ही करता है। यानी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, कार्यपालिका का हस्तक्षेप है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं करता है कि अकेले कर देता हो। वो राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है और उसके बाद सीजीआई से परामर्श करता है, ठीक है, और उसकी राय मानने के लिए बाध्य होते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा दे, उनके पद से महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही उनको हटाया जा सकता है। न्यायाधीश एवं स्टाफ के वेतन भत्ते राज्य की संचय निधि पर भारित होते हैं, उन पर विधानमंडल में मतदान नहीं होता है, ठीक है। अपनी अवमानना के लिए किसी को भी दंडित करने का अधिकार होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर संसद अथवा विधानमंडल में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, सिवाय तब जब उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चल रही हो। न्यायालय का सेवानिवृत्त, इसके साथ साथ न्यायालय का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, वो उच्च न्यायालय में बहस अथवा कार्य नहीं कर सकता है जहां वह न्यायाधीश रहा हो। मान लो कोई हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है और वो वहीं पे वकालत करने लगा जहां पे न्यायाधीश था, तो हो सकता है पहले उसने कोई डिसीजन दिए होंगे कि भाई हमको फायदा पहुंचाने के लिए, तो इसके लिए इसको भी रोका गया है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय में बहस अथवा काम नहीं कर सकता है जहां वह न्यायाधीश रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, मात्र वित्तीय आपातकाल को छोड़ करके। जो अगला हमारा क्वेश्चन है, छठवां नंबर, वो कैग के बारे में है। आप पढ़े होंगे, कैग के बारे में जानते होंगे। भारत के प्रश्न कह रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों, यानी ये क्या काम करता है, और शक्तियों को राज्य लेखा परीक्षक के संदर्भ में परिभाषित करते हुए यह बताएं कि कार्यपालिका के नियंत्रण से इसको स्वतंत्र रखने के लिए संविधान में क्या व्यवस्था दी गई है। तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, वो केंद्र और राज्यों के लिए, दोनों के लिए होता है। तो ये होता क्या है, सबसे आसान भाषा में अगर समझें तो ये कहेंगे कि सरकार जनता का पैसा खर्चा करती है, भाई खुद का पैसा तो होता नहीं, सरकार जनता के टैक्स तो पैसा वसूल, उसकी उससे वो विभिन्न कल्याणकारी काम करती है, देश के विकास के काम करती है। तो कैग कोई ऐसी संस्था स्थापित करना था जो ये देख सके कि सही कर रही है कि नहीं कर रही है। ये अपनी रिपोर्ट तैयार करती है और सदन में पेश करती है। जो राज्य के खर्चों से संबंधित रिपोर्ट होते हैं वो राज्य विधानमंडल में पेश करवाती है राज्यपाल को दे करके, और जो केंद्र के खर्चों से संबंधित रिपोर्ट होती है वो केंद्र को देती है, और ये सभा पटल पर रखे जाते हैं ताकि जनता को पता चल सके कि उनके खर्च का, उनके पैसे का, जेब के खर्च पैसे का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, सरकार की सच्चाई सामने आ सके, इसलिए इसकी स्थापना की जाती है संविधान में, इसलिए इसका प्रावधान किया गया था। और केंद्र और राज्यों के लिए दोनों यही कैग ही देता है, ठीक है, कैग ही करता है, रिपोर्ट करता है। और इसको स्वतंत्र रखा जा सके, इसको स्वतंत्र रखने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। स्वतंत्र रखना इसलिए जरूरी था ताकि अगर ये दबाव में होगा तो सरकार की कमियों को, सरकार के भ्रष्टाचार को कैसे निकालेगा, तो इसीलिए किया गया कि इसको संविधान में प्रावधान दिया गया, कार्यकाल निश्चित कर दिया गया, हटाने के बारे में भी प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई, वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित कर दिए गए, ये सारी चीजें की गई हैं। तो चलिए हम समझते हैं इसमें किताब में क्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के समस्त वित्तीय कार्य प्रणाली पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है। जैसे कि बात की गई है कि समस्त खर्च, संघ और राज्यों के समस्त वित्तीय कार्य प्रणाली जितनी होती है उसी पर नजर रखने के लिए इसका प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 148 से 51 तक इसका उपबंध किया गया है। 148 में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति का। अब राष्ट्रपति नियुक्त तो कर देगा लेकिन हटा नहीं पाएगा, वो साबित कदाचार के आधार पर और हाई कोर्ट जो दोनों सदन होते हैं उनमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित करके, यानी विशेष बहुमत द्वारा पारित करके जब प्रस्ताव पारित होता है इसके महाभियोग लगने से संबंधित, तभी हटाया जा सकता है। इसकी शक्तियां और कार्य क्या होते हैं,
इसकी शक्तियों और कार्य के बारे में अनुच्छेद 149 में बताया गया है। 149 में कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या करता है, संघ और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिसे संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाएगा। संसद द्वारा पारित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 के अनुसार उसके कर्तव्य और शक्तियां निम्नलिखित निर्धारित किए गए हैं। यानी सीधी सी बात होती है, सरकार के जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं उनका भी लेखाओं की परीक्षा करता है। संघ और राज्यों की संचित निधि से संबंधित लोक लेखाओं से संबंधित प्रावधानों की जांच करता है। और उसके लिए क्या किया गया है, संसद द्वारा एक नियम बनाया गया है कि ये क्या क्या कर सकता है। संसद द्वारा पारित नियंत्रक महालेखा परीक्षक 1971 के अनुसार काम करता है। उसके अनुसार कौन कौन से कर्तव्य और शक्तियां होती हैं कि भारत के प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि, जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की संचित निधि होती है, उससे किए जाने वाले सभी प्रकार के व्यय की संपरीक्षा करेगा, यानी ऑडिट करेगा। और इस संबंध में यानी संघ और राज्य क्षेत्र की जो संचित निधि से उससे कोई खर्च किया जाता है, व्यय किया जाता है, उसकी ऑडिट करेगा और इस संबंध में अपनी रिपोर्ट को पेश करेगा, रिपोर्ट को देगा राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, और वो इसे सभा पटल पर रखवाएंगे। और वे क्या ऐसा व्यय विधि के अनुसार किया गया है ये भी रिपोर्ट देता है। जो आकस्मिक निधि होती है संघ और राज्य की तथा लोक लेखाएं होती हैं, उनसे संबंधित किए जाने वाले सभी व्यय की ऑडिट करता है, उन पर अपना प्रतिवेदन देता है। संघ और राज्यों की आय, कितनी आय हुई है और कितना पैसा आया था और ये कहाँ गया, इसकी भी संपरीक्षा करेगा, जिससे उसको यह समाधान हो जाए कि राजस्व का निर्धारण करते समय, संग्रहण करते समय और समुचित आवंटन तथा समुचित जांच करने के लिए उचित प्रक्रिया तथा नियम का निर्माण किया गया है, पालन किया गया है कि नहीं किया गया है, ये भी देखता है। यानी जो संचित निधि होते हैं उससे भी होने वाला जो भी खर्च होता है उसको देखता है। आकस्मिक निधि होती है उसको, खर्च को देखता है। राज्य की, केंद्र की जो आय होती है, पैसा आया है तो गया कहाँ, इसकी परीक्षा करता है। ठीक है, राजस्व का निर्धारण सही तरीके से किया गया है कि नहीं किया गया है, संग्रहण सहित इन सभी से संबंधित जो उचित प्रक्रिया और नियम का पालन किया गया है, ये नहीं किया गया है, ये भी संपरीक्षा करता है, यानी ऑडिट करता है। विभिन्न विभागों द्वारा किए गए सभी प्रकार के व्यापार, निर्माण, लाभ हानि आदि लेखाओं की परीक्षा करेगा, उन पर अपनी रिपोर्ट देता है। विभिन्न विभाग, जैसे कहने का मतलब इसके सभी विभाग होते हैं वो बहुत ज्यादा खरीदारी भी करते हैं। हो सकता है इनको जो कर्मचारी होते हैं वो विभाग में काम आने वाली बहुत सारी वस्तुओं को खरीदते हैं। व्यापार भी कई सारे हमारे जैसे सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, जैसे कि भेल, गेल, सेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, राज्य सरकार के अधीन भी बहुत सारे होते हैं, तो उनके द्वारा की गए क्रियाकलापों का भी संपरीक्षा करता है, ऑडिट करता है। और इसको कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। सबसे पहले इसका निश्चित कार्यकाल निश्चित कर दिया गया है, जो कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। उससे पहले इसको हटाया नहीं जा सकता, जो भी पहले होता है उतने पद पर धारण करेगा। इसको केवल उन्हीं आधारों पर ही हटाया जा सकता है जिन आधारों पर किसी उच्चतम न्यायालय के, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। इसको कैसे हटाया जा सकता है, तो कार्यकाल निश्चित कर दिया गया, उन्हीं आधारों पर हटाया जा रहा है जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा रहा है। और इसको हटाए जाने की प्रक्रिया क्या होती है, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही इसको हटाया जा सकता है। और इसके लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर ही इसको हटाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के आधार पर ही कैग को हटाया जा सकता है उसके पद से। और इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जो इसका वेतन होता है, भत्ता होता है, पेंशन होता है और अन्य सुविधाएं होती हैं, ये संचित निधि पर भारित होती हैं। वह अपने पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। ये भी करना बहुत जरूरी है। अतः स्पष्ट है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को अपने कार्यों को सुचितापूर्वक तथा किसी भी दबाव से मुक्त रखने के लिए कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है तथा एक निश्चित कार्यकाल का भी निर्धारण किया गया है। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो राज्य वित्त आयोग के बारे में है। प्रश्न ये कह रहा है, राज्य वित्त आयोग की संवैधानिक स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। तो ये तो संवैधानिक स्थिति पूछ रहा है, लेकिन सीधी सी बात है, इसके बारे में पूछ रहा है क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जिस प्रकार से केंद्र में केंद्रीय वित्त आयोग होता है, उसी तरह का राज्य में राज्य वित्त आयोग होता है। ये काम क्या करता है, इसके मुख्य मुख्य काम देख लेते हैं। तो होता यह है कि जैसे केंद्र सरकार के अधीन ही राज्य सरकार होती हैं, विभिन्न राज्य सरकार होती हैं, उसी प्रकार से राज्य सरकार के अधीन भी बहुत सारी सरकार होती हैं। जैसे
जिले में जो सरकार होती है, शहरी स्थानीय निकाय होती है, वो भी तो सरकार ही है। ग्राम पंचायतें जो होती हैं वो भी होती हैं। तो जिस प्रकार से केंद्र का वित्त आयोग डिसीजन देता है कि केंद्र को जितने भी राजस्व प्राप्त हुए हैं, जितने भी आय प्राप्त हुई है, क्योंकि केंद्र के जो कर लगाने का अधिकार होता है वो ज्यादा होता है, तो केंद्र को अधिक आय प्राप्त होती है, तो राज्यों को उसका एक भाग बांटा जाता है। ठीक है, तो उसी तरह राज्य सरकारें भी होती हैं, क्या करती हैं, अपने अधीन आने वाली जितनी भी सरकारें होती हैं, जैसे जिला इस शहरी स्थानीय निकाय होता है, इनको कहते हैं जैसे नगर निकाय, नगर निगम, नगर पालिका परिषद हो गई, उसी प्रकार से ग्रामीण पंचायत हो गई, ग्राम पंचायत हो गई, ठीक है, क्षेत्र पंचायत हो गई, जिला पंचायत हो गई। तो इनमें क्या करता है वित्त आयोग, ये सिफारिश करता है कि आपको जितना मिला है उसमें से इतना, यानी कितना इनके बीच में बांटना है, ये सिफारिश करता है। जो ग्राम पंचायतें होती है उनकी वित्तीय स्थिति की, जो स्थानीय निकाय होते हैं, चाहे शहरी स्थानीय निकाय हो चाहे ग्रामीण स्थानीय निकाय हो, इनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है कि देखो इतनी है यार, अच्छी तो नहीं है, तो वित्तीय स्थिति कैसे आप सुधार सकते हो, उस संबंध में इनको सहायता देता है, सलाह देता है। ठीक है, राज्य सरकार जितने भी करों के द्वारा, शुल्कों के द्वारा, उपकरों के द्वारा जो राजस्व पैदा करता है, उससे वितरण की सिफारिश करता है कि इतना भाग राज्यों जो है, जो स्थानीय स्तर की सरकार है, उनको मिलना चाहिए। ठीक है, और इनकी वित्तीय स्थिति कैसे मजबूत की जा सकती है ये बताता है। ठीक है, तो यही मुख्य काम होता है। और इसका गठन कैसे किया जाता है, अगर गठन की बात करें तो राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर इसकी नियुक्ति करते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 243 आई में इसका प्रावधान किया गया है। और जो राज्य वित्त आयोग जो भी काम करता है, इसके आयोग की जो भी रिपोर्ट होती है वो विधानमंडल में पेश की जाती है। ठीक है, ये होता है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है किताब में। तो क्या 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 हमने देखा, सबसे पहले देखा जो राज्यों को इनसे संबंधित था, वित्त पैसे देने से संबंधित था, और लोकल बॉडीज जो होती हैं, स्थानीय निकाय होते हैं, उनको मजबूत करने से ये संबंधित कार्य करता है। तो हम समझ लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर ही 1993 में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है। यानी 1993 से पहले वित्त आयोग राज्य में नहीं होते थे। ये कब आया था, जब 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, जिसका उद्देश्य क्या है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करके करना। राज्य वित्त आयोग के क्या काम होते हैं, राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाएं या फिर कहें नगर निकाय, इनकी आर्थिक स्थिति की समीक्षा करता है, देखता है कितने पानी में है, कितना पैसा है इनके पास, और इन विभिन्न निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाना इसका काम होता है, उपाय सुझाता है। यानी एक तो समीक्षा करता है, और दूसरी चीज क्या करता है, इनकी वित्तीय स्थिति, एक तो इनकी वित्तीय आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है, दूसरी इसको सुधारने के लिए, वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न उपाय सुझाता है। ठीक है, ये काम होता है। भारतीय अनुच्छेद 243 तथा 243 वाई में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। व्यवस्था अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। यानी वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 आई तथा 243 वाई के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के प्रावधानों के आधार पर राज्यपाल ही इसका गठन करते हैं। अब ये करता क्या है, राज्य द्वारा लगाए गए, यानी राज्य को जितने भी तरीके से जहां जहां से पैसा प्राप्त होगा उससे कहेगा राज्यों को इतना भाग दिया जाना चाहिए, उसकी विधि भी सुझाएगा। तो राज्य द्वारा लगाए गए कर, शुल्क, टोल, फीस, इसकी विशुद्ध आय की पंचायतों और राज्यों के बीच आवंटन करना, जिसे दोनों के मध्य विभाजित किया जा सके। यानी सीधी सी बात है, राज्यों को जितनी भी तरीकों से आय प्राप्त होती है, राजस्व प्राप्त होता है, करों, शुल्कों, टोल, फीस के माध्यम से, उसको पंचायतों और राज्य के बीच में कैसे बांटना है, ठीक, बांटता है, और इनके वित्त विभाजित करने के लिए उपाय सुझाता है। कितने कर, शुल्क, टोल, फीस राज्यों को, पंचायतों को, नगर निकायों को सौंपी जा सकती है, इसका निर्धारण करता है। पंचायतों को अनुदान से संबंधित सिफारिश भी करता है। इसके निम्नलिखित कार्य क्या होते हैं, कार्य तो देखिए इस अधिनियम के तहत कहाँ उत्तर प्रदेश के काम कर दिए गए। अब इसके निम्नलिखित कार्य हैं तो वही है, सेम ही, अलग अलग नहीं होंगे। राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने का काम क्या होता है, इनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाता है, उपाय सुझाता है। ठीक है, संचित निधि से राज्य के विभिन्न जो पंचायती राज संस्थाएं, नगर निकायों को धन आवंटित करने से संबंधित उपाय सुझाता है, विधि सुझाता है, और आवंटन करने का सलाह देता है। वित्तीय मुद्दों के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच में एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है। ठीक है, 243 आई के संबंध में वित्त आयोग से है, यानी संविधान के अनुच्छेद 243 आई और वाई का संबंध किससे, वित्त आयोग से है, जो पंचायतों के विशेष
पंचायतों के विशेष मूल्यांकन के लिए वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है तथा भारत में पंचायती राज संस्थाओं की अवधारणा और आकांक्षाओं को उपयोग में लाने के लिए राज्य वित्त आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। गोल मोल लिखा हुआ इसका कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात यह है कि ये क्या करता है, राज्य वित्त आयोग का काम यह सुनिश्चित करना होता है कि ग्राम पंचायत और जो नगर पालिका होती है यानी शहरी स्थानीय निकाय और ग्रामीण स्थानीय निकाय, इनको विकास के लिए पर्याप्त पैसा मिल सके, स्थानीय शासन हमारा मजबूत हो सके और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। ये होता है इसका मुख्य उद्देश्य और निष्कर्ष में। जो हमारा 8वां क्वेश्चन था वो पूरा हो चुका है, वित्त आयोग के बारे में था, और बचा था 7वां क्वेश्चन। वो क्या था, उत्तर प्रदेश के गैर संवैधानिक न्यायालयों पर टिप्पणी कीजिए। गैर संवैधानिक न्यायालय, तो सीधी सी बात है, ये जो क्वेश्चन है ये गैर संवैधानिक न्यायालय कह रहा है, लेकिन इसकी जगह में है वैकल्पिक विवाद समाधान से संबंधित जो प्रणाली है, वैकल्पिक विवाद समाधान जो तंत्र है, जिसमें हमारे ग्राम न्यायालय आते हैं, लोक अदालत आते हैं, परिवार न्यायालय आते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट आते हैं, सचल न्यायालय आते हैं, ई कोर्ट आते हैं, राजस्व न्यायालय आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं? गैर संवैधानिक इनको नहीं कर सकते, क्योंकि प्रश्न में ये फॉल्ट दिया हुआ है थोड़ा सा। गैर संवैधानिक न्यायालय नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली। इस पर टिप्पणी कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं इसको, प्रश्न को। तो होता क्या है कि हमारी अदालत जो व्यवस्था है, आप जानते ही हैं कितना ज्यादा समस्याओं से ग्रस्त है, इतने ज्यादा केस इसमें पहले से ही लंबित पड़े रहते हैं। तो होता क्या है, तारीख पे तारीख चलती रहती है, और जो वादी और प्रतिवादी दोनों होते हैं उनके समय की बचत होती है। केस 10-10, 20-20 साल तक चलते हैं, पैसा बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, और विवाद सुलझता भी नहीं, अंत में हो सकता है उससे ज्यादा नुकसान हो जाए। ठीक है, संबंध खराब हो जाते हैं इतने लंबे समय तक। तो इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने इनको, जिनको गैर संवैधानिक न्यायालय कहती है, वो लेकर आए थे, ताकि विवादों को तीव्र गति से निपटारा किया जा सके, समय की लोगों की बचत हो सके, विवादों का जल्द निपटारा हो सके, पैसों की बचत हो सके, और आपस में गांव के जो संबंध होते हैं, क्षेत्रीय संबंध होते हैं, वो भी न खत्म हो। उसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। तो किताब में दिया, गैर संवैधानिक न्यायालयों के विषय में संविधान में प्रावधान दिए गए हैं, परंतु इसकी स्थापना समानता संसद द्वारा पारित अधिनियमों से होती है। इस प्रकार के न्यायालयों की सृजन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि न्यायालयों, विशेष करके उत्तर प्रदेश राज्य की निचली अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बड़ी है। कामगारों में अत्यधिक भीड़ होती है, यानी न्यायालयों में अत्यधिक भीड़ होती है, जिसमें बहुत ऐसे कैदी होते हैं जो अभियोगाधीन होते हैं, जिनके ऊपर मुकदमा चला ही नहीं है, जेल में ऐसे ही बंद है। और इसमें इसके उदाहरण क्या क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, लोक अदालत, ई कोर्ट, सचल न्यायालय। सचल न्यायालय वह होता है जिसमें एक न्यायाधीश होता है और वो गांव गांव आज यहाँ पे चल रही है, कल वहां पे चल रही है, परसों वहां पे चल रही है, ऐसे होता है। ग्राम न्यायालय भी होते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, राजस्व न्यायालय होते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट, अब बात करें एक एक करके देखेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आया, लोक अदालतें आई, नालसा ग्राम न्यायालय आए। ठीक है, ग्राम न्यायालय इसके तहत गठन किया गया। ई न्यायालय परियोजना हो गई, राजस्व न्यायालय हो गए, ये सारे न्यायालय इससे संबंधित आए थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट की अगर अब बात करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होते हैं, किसी मामले विशेष को देखने के लिए, जैसे कोई महिलाएं हैं, कोई छोटी बच्ची हैं, उनसे संबंधित अगर कोई रेप हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उससे संबंधित एक न्यायालय स्थापित कर दिया जाए जिसमें बहुत ही फास्ट काम होगा, उसको फास्ट ट्रैक न्यायालय कहते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर की गई थी। वित्त आयोग ने अदालतों में लंबित मामलों के निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की सलाह दी थी। वित्त आयोग ने, यानी वित्त आयोग 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की सिफारिश की गई थी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की भी शुरुआत की गई थी 1995 में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी व्यवस्था की गई थी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की। यह क्या करता है, विधिक सेवा प्राधिकरण को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, पूरे देश में एक समान मुफ्त सक्षम न्यायिक सेवा को समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचाना। भारत का मुख्य न्यायाधीश इस प्राधिकरण का मुख्य संरक्षण होता है। यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 1995 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया था, ताकि इसके तहत क्या आएंगे, इसी के तहत आएंगी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत ही हमारी लोक अदालतें आएंगी, ये सारी चीजें आएंगी। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा फास्ट ट्रैक कोर्ट आते हैं, फिर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत हमने व्यवस्था की, ठीक है, ताकि समाज के कमजोर और गरीब वर्ग को समान, मुफ्त और सक्षम न्याय मिल सके। लोक अदालतें इसी के अंतर्गत आती हैं। लोक अदालतें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित होती हैं। इनकी स्थापना वैधानिक सेवा अधिकारिता अधिनियम 1987 द्वारा की गई है, जिसे व्यवहार में 1995 में लागू किया गया। नालसा यानी
उसी के अनुसार यही जो राष्ट्रीय विधिक सेवा नेशनल विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके अनुसार वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों में से एक है। ये भी विवाद समाधान तंत्रों में से एक है। यह एक ऐसा मंच होता है जहां कानून की अदालत में या पूर्व मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों और मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया और सुलझाया जाता है। यानी ये भी वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। ये एक ऐसा मंच होता है जहां कानून की अदालत, जैसे अदालत में आप पहुंचेंगे तो लंबा खींचेगा, तो उसी प्रकार जहाँ कानून की जो अदालत होती है, जो अदालत होती है, यह मुकदमेबाजी से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और लंबित अदालत विवादों और मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से यहाँ समझौते से निपटा लिया जाता है। ग्राम न्यायालय इसी प्रकार के होते हैं, जो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के द्वारा इनकी स्थापना की गई है और 2009 से प्रभाव में आए हैं। उसी प्रकार से क्या होगा, इनका ग्राम न्यायालय का उद्देश्य क्या होता है कि ग्राम न्यायालय के उद्देश्य ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। इनका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण इलाकों में न्याय प्रणाली तक त्वरित और आसान पहुंच सुनिश्चित की जाए। ई न्यायालय परियोजना क्या है? ई न्यायालय परियोजना क्या है? न्यायिक प्रक्रिया और उत्पादकता में गुणात्मक और मात्रात्मक तरीके से बढ़ाने के लिए न्याय प्रणाली को सस्ती, सुलभ और किफायती बनाने के लिए नागरिकों के लिए पारदर्शी बनाने में मदद करती है। यानी ई न्यायालय परियोजना का मतलब है कि इंटरनेट का प्रयोग किया जाए, सूचना और प्रौद्योगिकी का प्रयोग न्यायालय में किया जाए, ताकि न्याय प्रक्रिया, हमारे न्यायालयों की जो प्रक्रिया है, उत्पादकता है, गुणात्मकता है, उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार किया जा सके, हमारी न्याय प्रणाली को सस्ती, सुलभ, किफायती की जा सके और नागरिकों के लिए पारदर्शी इसको बनाया जा सके। इसी तरह राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई करने के लिए राजस्व न्यायालयों की स्थापना की जाती है। इस श्रेणी में सबसे ऊपर मंडलायुक्त का न्यायालय आता है। उत्तर प्रदेश में उपरोक्त न्यायालयों के गठन का प्रमुख कारण लंबित मामलों को कम करना और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा चैप्टर पूरा हुआ।